हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आइस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, आज के लेक्चर से हम लोग शुरू करते हैं अपनी यूपीएससी 2026 की जर्नी को। ठीक है, और यूपीएससी 2026 के फाउंडेशन कोर्स को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बेसिक एनसीईआरटीज, तमिलनाडु एनसीईआरटीज और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उसकी वर्ड टू वर्ड लेक्चर मिलेंगे, डिस्कशंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगी और आपको पर्सनलाइज मेरा सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी 2026 के लिए जर्नल साइंस का सब्जेक्ट। ठीक है, और इसके लिए हम जो सोर्स लेंगे दैट विल बी पीएमएफआईएस। इसने जस्ट अभी 1-2 हफ्ते पहले ये वाली बुक लॉन्च करी है, हम इसी से पढ़ेंगे। जो भी कुछ वैल्यू एडिशंस होंगी वो मैं आपको बता दूंगा एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी। तमिलनाडु की एनसीईआरटी में जो जर्नल साइंस का टॉपिक होता है, प्लस एक बहुत अच्छी बुक्स आती हैं 6 से लेकर 10 तक की जो हम लोगों को कवर करनी होती है, लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर, स्कूल के बच्चे उसको पढ़ते हैं वो, लेकिन बहुत अच्छी बुक है। लेकिन 6 से लेकर 12 तक की बायो का पोर्शन, फिजिक्स का पोर्शन और केमिस्ट्री का पोर्शन, एज वेल एज थोड़ा बहुत एस्ट्रोनॉमी का पोर्शन, यानी कि जिसको आप सोलर सिस्टम के नाम से जानते हो ज्योग्राफी में, वो इन्होंने अपनी बुक के अंदर कवर कर रखा है। जो भी कुछ चीजें अगर हल्की फुल्की मिसिंग होंगी वो मैं आपको वैल्यू एडिशन के तौर पर देता रहूंगा। ठीक है, तो हम जर्नल साइंस के सब्जेक्ट को आज हम कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से शुरू करते हैं। और दोस्तों, फाउंडेशन कोर्स की एक अच्छी बात ये, या फिर इन लेक्चर डिस्कशन को जिनको आप देख रहे हो, ये यूपीएससी 2026 के फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है। इसमें एक अच्छी बात ये रहेगी, जैसे आज की क्लास में हम पहला चैप्टर करेंगे, पहला चैप्टर एक ही बार में तो कंप्लीट हो नहीं जाएगा, ये उसका पहला लेक्चर है। तो एक लेक्चर को करवाने के बाद आपको उस लेक्चर से जितने भी क्वेश्चन मिल सकते हैं या बन सकते हैं, एग्जामिनर जो बना सकता है हर एक पैराग्राफ से, हर एक लाइन से, फिर चाहे वो इजी कैटेगरी के क्वेश्चन हो, मीडियम डिफिकल्टी के लेवल के क्वेश्चन हो या फिर बहुत ज्यादा डिफिकल्टी वाले क्वेश्चन हो, जितना भी क्वेश्चन बैंक हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन से बन सकता है, हर एक लेक्चर के बाद आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाया करेगा। जैसे आज हम जो भी लेक्चर करेंगे, आज हम पहले चैप्टर पढ़ेंगे बायो के बारे में, सेल के बारे में, तो उस लेक्चर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उससे सारे सिस्टमैटिक वे के अंदर मैंने बना रखे हैं। तो आज के लेक्चर में मेरा एक टारगेट है कि मैं कहां तक कवर करवाऊंगा, और इस लेक्चर के बेसिस पर आपको अराउंड एंड अराउंड 31 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, हर तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन लेक्चर सीरीज को आपको बहुत ही ज्यादा सीरियस तरीके से लेना है, और मैं अपनी बेस्ट पॉसिबल मैनर में कोशिश करूंगा कि आपको जर्नल साइंस एज अ सब्जेक्ट से डर ना लगे। इस पे बहुत मेहनत करनी है आपको। आप न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स के ऊपर रिलाय करना छोड़ दो यूपीएससी 2026 के लिए। पहले आप 4 सब्जेक्ट्स को तो बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलो, जिनका आने वाले यूपीएससी अटेम्प्ट्स में 2025 से लेकर 30 तक बहुत स्कोप है। एंशिएंट एंड मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन चारों को एकदम कंठस्थ कर लो, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके, यूपीएससी 2026 के ऊपर डिटेल्ड एक स्ट्रैटेजी वीडियो मैं आपको बनाकर दे दूंगा, पूरी डिटेल्स बता दूंगा मैं उसके बारे में, वो आप अलग से देख लेना। फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना पीएमएफआईएस जर्नल साइंस के सब्जेक्ट को। और सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं इस बुक के अंदर बायो के पोर्शन को। ठीक है, ये बुक 3 कैटेगरीज में, इनफैक्ट 4 कैटेगरीज में बाइफरकेटेड है, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। आपको इसमें फिजिक्स देखने को मिल जाएगी 6 से 12 तक जो भी पोर्शन होता है हमारा यूपीएससी से रिलेटेड, केमिस्ट्री 6 से 12 तक, बायो 6 से 12 तक, और एस्ट्रोनॉमी के जितने भी टॉपिक्स हैं। इसमें बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज वगैरह, सोलर सिस्टम वगैरह वाली बात है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आप ऑलरेडी ज्योग्राफी में पढ़ ही लेते हो, तो इसका आपको लोड नहीं लेना पड़ेगा। आपको जो मेन मेहनत करनी है वो करनी है इन तीनों पोर्शंस पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के पोर्शन पर। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है दैट इज रिलेटेड टू सेल। ठीक है, ये है दोस्तों हमारा सबसे पहला लेक्चर, सबसे पहला चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सबसे पहले हमारी डिस्कशन जो स्टार्ट होती है इस चैप्टर के अंदर दैट इज अबाउट सेल के बारे में। हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज सेल।
ठीक है। सेल क्या होता है दोस्तों, क्या होता है गौरव सेल? ये तो बुकिश डेफिनेशन है, अंग्रेजी मीडियम को हटाकर नॉर्मल भाषा में अगर किसी को समझाना आपको कि सेल क्या है तो क्या बोलोगे? ईशा क्या होता है सेल? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ये भी एक बुकिश डेफिनेशन है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। कुल मिलाकर मैं ऐसा बोल सकता हूं दोस्तों, आराम से इत्मीनान से इन लेक्चर्स को करेंगे हम, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से। देखो ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैं इसको बिल्कुल बच्चों की तरह आपको करवाऊंगा कि जैसे एक बच्चे को, छोटे बच्चे को, स्कूल के बच्चे को समझाते हैं, मैं वैसे आपको समझाऊंगा। जिस प्रकार से मैंने मेहनत करी थी आज से 1-1.5 साल पहले PMFIS की इन्वायरमेंट की बुक के अंदर, उससे भी बेहतरीन सीरीज में आपको ये बनाकर दूंगा। और अच्छी बात क्या है, हर एक लेक्चर के बाद जितने भी क्वेश्चन उस लेक्चर से बन सकते थे, हर एक पैराग्राफ, हर एक लाइन से, वो मैं आपको सारे के सारे बनाकर दूंगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, सभी प्रकार के जीव जंतु जो कि लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनका शरीर की रचना, उनके अंदर जो कंपोनेंट है, वो जो एक लाइफ है उनके अंदर, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल। ऐसा कह सकता हूं हमेशा, सारे लिविंग क्रीचर सेल से बन रखे हैं, है ना। और वो उनका बेसिक एक जो आप कह रहे थे स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है, कि एक तो जो ढांचा दिख रहा है ये भी एक सेल से निर्माण हुआ ढांचा है, और जितने भी हम फंक्शंस कर रहे हैं, जैसे मैं ये हाथ हिला रहा हूं, ठीक है, मैं ये पेन चला रहा हूं बोर्ड पर, स्क्रीन पर, ये सारे के सारे जो फंक्शनल यूनिट को कैरी करवा पा रहा है मेरे बॉडी के अंदर से, वो भी सेल करवा पा रहे हैं, है ना। अब मुझे एक बात बताओ दोस्तों, मानव शरीर के अंदर अगर मैं आपसे बेसिक एक चीज पूछूं, मानव शरीर के अंदर एक सेल है कि अनगिनत सेल है? अनगिनत। एक जानवर के शरीर के अंदर, जैसे अगर मान लो कि मैं एक डॉगी की बात कर लूं, बिल्ली की बात कर लूं, एक रैबिट की बात कर लूं, या फिर एक पिजन की बात कर लूं, कबूतर की बात कर लूं, तो अनगिनत है। लेकिन क्या कुछ ऐसे जीव जंतु भी होते हैं जो कि लिविंग है? अब जब हम जीव जंतु कह रहे हैं तो वो लिविंग ही होंगे, लेकिन उनके अंदर क्या पता एक ही सेल हो? होता है ऐसा, है ना। तो ये सारी चीजें हम बेसिक लेवल से सीखते हैं, बचपन में ये कभी हमने सुनी थी, ठीक है, पता नहीं था कि भगवान हमें यूपीएससी की जर्नी में पटक देगा और दोबारा ये सब चीजें करनी पड़ेंगी। खैर करते हैं, आराम से सीखते हैं, इत्मीनान से इन लेक्चर्स को करते हैं। सबसे पहले सेल क्या है, ध्यान से समझना दोस्तों। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, यानी कि कोई भी जिंदगी अगर बनी हुई है पृथ्वी पर, कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इंसान के शरीर में, जानवर के शरीर में, पेड़ पौधों के शरीर में भी हो सकता है, उसको भी अभी हम डिकोड करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, प्लांट्स बने हैं सेल से? पक्की बात है, 100% गारंटी? सारे प्लांट्स, दुनिया के सारे प्लांट्स, अनगिनत ट्री। देखो ऐसा कोई डाउट आए ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, लाइफ का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सेल। तो प्लांट्स में लाइफ होती है, दुनिया के सभी प्रकार के प्लांट्स और या पेड़ पौधों में लाइफ है। तो आपका आंसर हमेशा निसंकोच होते हुए होना चाहिए, यस। मानव शरीर, जानवरों का शरीर और पेड़ पौधों का शरीर बना हुआ है सेल से, ठीक है। और इन तीनों में जो मैंने अभी बोला, इंसानी शरीर, जानवरों का शरीर, प्लांट्स का शरीर, ठीक है, इनके अंदर एक सेल नहीं होता, मल्टीपल सेल होते हैं। तो ये सारे जो आते हैं, एक टर्म अभी हम यूज करेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आप में से बहुत लोगों को अगर ये सब चीजें पता है, अच्छी बात है। मेरी अप्रोच तो यही रहेगी पढ़ाने की कि आप जनरल साइंस के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, मैं बिल्कुल हैंड होल्डिंग सपोर्ट से लेकर जाकर बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करवाते हुए एडवांस लेवल तक आपको लेकर जाऊंगा, ताकि इसके जितने भी क्वेश्चंस आएंगे दूसरे कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में आपके पास हमेशा एक एज रहेगी, ठीक है। तो सेल के बारे में हम पढ़ रहे थे, ये एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहा गया इसको, फंक्शनल यूनिट भी कहा गया। फंक्शनल यूनिट के बारे में अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट का दोस्तों कहने का मतलब ये है, किसी भी चीज का जो ढांचा बना हुआ है ना, जैसे मतलब मान लो कि ये एक जानवर है, ठीक है, इसका जो ये ढांचा है, शरीर का आकार है, साइज है,
एक स्ट्रक्चर है, उसके पीछे सेल रिस्पॉन्सिबल है। मानव शरीर, हमारा जो आकार है, जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उसके पीछे भी सेल रिस्पॉन्सिबल है। उसका भी उत्पादन किसी भी इंसान का, किसी भी जानवर का, वो सेल से ही हुआ है। और ये वाली थ्योरी प्लांट्स के केस में भी एज इट इज लागू होती है कि अगर कोई पेड़ पौधा है, ठीक है, उसके ऊपर फूल है ना है, कुल मिलाकर वो पेड़ पौधा है, तो वहां पर भी जो उसका स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, वो भी जो उसका उत्पादन हुआ है उसके स्ट्रक्चर का, वो भी किसी ना किसी सेल की बदौलत हुआ है। क्लियर हो गया? इसलिए हम इसको कहते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का। यानी कि कोई भी जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है उसके पीछे सेल नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो रिस्पॉन्सिबल है उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। एक तो इसे नाम दिया गया कि इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। उसके बाद अब क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ का, स्मॉलेस्ट यूनिट दोस्तों इसे इसलिए बोला गया है, आप नेकेड आई से अगर मैं आपको बोलूं सिर्फ एक सेल को देख सकते हो? बताओ अंजलि, ईशा, गौरव, नेकेड आई से देख लेंगे हम सेल को? अच्छा, मान लो कि अगर मैं एक पिन लेकर अभी अपने यहां पर हल्का सा टच करके खून निकाल दूं, तो क्या मैं फिर सेल को देख सकता हूं? एक सेल को नहीं ना। तो ये इतना स्मॉलेस्ट है कि क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं कि अगर सिर्फ मैं एक सेल या फिर नंबर ऑफ सेल्स की बात भी कर लूं, तो इसका एक प्रकार से अगर विजिबल स्ट्रक्चर मुझे देखना है, आंखों से देखना है, नेकेड आई से देखना है, तो वो दिखेगा नहीं मुझे। क्योंकि क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं, इट इज माइक्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी कि इसको देखने के लिए मुझे एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ेगी, जिसको आप बायोलॉजी लैब में स्कूल में देखा करते होगे, माइक्रोस्कोप। उससे देख सकता हूं मैं, नेकेड आई से नहीं दिखेगा। क्लियर है? और सारे के सारे लिविंग बींग्स, ऑल लिविंग बींग्स, ध्यान देना एक एक वर्ड पे, हर एक क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है? ऑल लिविंग बींग्स। अब ऑल लिविंग बींग्स के अंदर मैं डाल दूं, ह्यूमंस को डाल दूं, एनिमल्स को डाल देते हैं, क्या रह गया? और इसके अलावा ह्यूमंस और एनिमल्स के अलावा प्लांट्स। तो ऑल लिविंग बींग्स, फिर चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे फ्लोरा हो या फोना हो, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। ओके। अब क्योंकि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं और उसके स्ट्रक्चर की मैंने आपको बात करी थी, उसके पीछे भी सेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी में एक सेल रिस्पॉन्सिबल होता है उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, किसी में मल्टीपल सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस वजह से सेल को हम कहते हैं इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। अभी यहां पर सेल के फंक्शन की बात नहीं हो रही है पहली लाइन में, वो सिर्फ आपको कह रहा है कि जिस प्रकार से एक इमारत खड़ी होती है, उसी प्रकार से अगर किसी जीव जंतु का शरीर का आकार हमें दिख रहा है, फिर चाहे वो प्लांट का शरीर हो, एनिमल का शरीर हो या मानव शरीर हो, उसका जो ढांचा जिस भी प्रकार से बन रखा है, उसके पीछे सेल नाम का वर्ड, सेल नाम का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटेड है उससे, उसके ढांचे को बनाने के लिए, उसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। ठीक है, तो हमने 3 कीवर्ड अभी तक क्या सीखे सेल से रिलेटेड। सेल एक तो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, लाइफ का स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, और इसलिए हम इसको बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्या सिर्फ सेल हमारे एक स्ट्रक्चर को, एनिमल्स के, प्लांट्स के और ह्यूमन बींग्स के स्ट्रक्चर को निर्धारित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्या हम बॉडीली फंक्शंस जो परफॉर्म करते हैं, इंसान, जानवर, प्लांट्स भी परफॉर्म करते हैं बहुत सारे फंक्शंस, उसके लिए कोई और चीज रिस्पॉन्सिबल है, या फिर स्ट्रक्चर देने का काम, उसके फंक्शंस को चलाने का काम भी सेल ही करता है? बताओ। सेल ही करता है। वो अलग बात है कि और तरह के कैटेगरी के सेल हो सकते हैं जिसके अलग अलग नाम होंगे, लेकिन अगर मैं नामों को हटाकर सिर्फ एक नाम दूं तो सेल ने ही हमारे इस
ढांचे को बनाया है क्योंकि वो बिल्डिंग ब्लॉक है। और अब हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं कि सेल बिल्डिंग ब्लॉक और किसी भी चीज को स्ट्रक्चर देने के अलावा एक काम और करता है, वो उस लिविंग फॉर्म के, क्योंकि क्या बोला जा रहा था, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बने हुए हैं वो सेल से बने हुए हैं, तो ये तो हो गई उनकी स्ट्रक्चर की बात। लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपने फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं उसके पीछे भी सेल रिस्पॉन्सिबल होता है, किसी में एक, किसी में अनगिनत, वो अभी हम सीख लेंगे थोड़ी देर में। इसलिए सेल को हम लोग फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं, क्योंकि सेल जो है जानवरों के, पेड़ पौधों के और मानव शरीर के फंक्शंस को भी कैरी आउट करता है। ठीक है, उनके अंदर, इंसानों के अंदर, पेड़ पौधों के अंदर और जानवरों के अंदर जो भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, सेल जो कॉन्सेप्ट होता है, सेल नाम की जो चीज होती है, वो इंडिपेंडेंटली उन लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करता है। ठीक है, अब लाइफ प्रोसेसेस में आता क्या क्या है, ठीक है, इसको सीखते हैं। न्यूट्रिशन, हम कुछ खाएंगे, हमें ताकत मिलेगी, फिर वो चीज हमारे पेट में जाके पचेगी, उसको हम बाहर निकालेंगे थ्रू एक्सक्रीशन। लाइफ में कोई भी पेड़ पौधा इतना सा होता है, जानवर छोटा सा होता है, मानव शरीर भी इतना सा पैदा हुआ होता है। हम जैसे जैसे इन सबको फीड करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, उसका आकार बड़ा होता रहता है, दैट इज ग्रोथ। वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। सांस लेना लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करना, बच्चे पैदा करना, या तो थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि इंसानों में और जानवरों में कैरी आउट होती है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो कि पेड़ पौधों में कैरी आउट होती है। तो किसी भी प्रकार की रिप्रोडक्शन हो, चाहे जानवरों की और इंसानों की या फिर पेड़ पौधों की, वो भी एक लाइफ प्रोसेस है। और रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स दोस्तों कुछ नहीं है, हमारा बिहेवियर, हमारी जो मूवमेंट होती है बॉडी की, जैसे मैं ऐसे ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, हमारी जो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की, बॉडी की, या फिर एक डेक्सटेरिटी होती है, जैसे मैं पर्टिकुलरली इस पेन को ऐसे करके पकड़ पा रहा हूँ प्रिसाइजली मैं ऐसे इसको करके लिख पा रहा हूँ, ये सारा मेरा एक रिस्पॉन्स, एक बिहेवियर है। ये सब कुछ भी, ये सारी चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट है, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल जो हैं, ये सब कुछ जो मैं कर पा रहा हूँ, या कोई पर्सन, कोई फीमेल कर पा रही है, कोई जानवर कर पाएगा, कोई पेड़ पौधा कर पाएगा, उसके लिए भी सेल रिस्पॉन्सिबल है। तो याद रखना, जब सेल हमारे, गौरव, बॉडली प्रोसेसेस को भी चलाता है, फंक्शंस को भी कैरी आउट करता है, तब हम सेल को एक दूसरी डायरेक्शन की तरफ लेकर जाकर बोलते हैं कि सेल इज ऑल्सो द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि वो फंक्शंस को चला रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मैं फास्ट तो नहीं बोल रहा, इजी है। फिर से कुछ रिपीट करूं? पक्का इजी है अभी तक यहां तक? ठीक है, तो दिस इज फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब सेल जो हम वर्ड बोल रहे हैं, ये अंग्रेजी वर्ड है। किसी ना किसी साइंटिस्ट ने कभी ना कभी, किसी ईयर में, किसी जमाने में, किसी सेंचुरी पुराने जमाने में तो दिया होगा। तो वो कौन पर्सन था? उस पर्सन का नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक पहला ऐसा बंदा था जिसने, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि और भी नाम आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, जैसे एक रॉबर्ट हुक है, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक है, ठीक है, उसके अलावा मैटियस श्लीडन है, थियोडोर श्वान है, रुडोल्फ वर्चो है। हमको मतलब सब में डिफरेंस जानना है कि किसने क्या प्रपोज करा, किसने क्या थ्योरी दी थी, एक ये सारे लोग एक दूसरे से अलग कैसे हैं, उसको समझो। सबसे पहले मैं यहां पर आपसे बात कर रहा हूं कि सेल नाम का जो शब्द है वो देने वाला जो पर्सन था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक। ही वॉज द फर्स्ट टू डिस्कवर, देखना ढूंढा भी इसने सबसे पहले, कि सेल जैसी कोई चीज होती है जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका स्ट्रक्चर देती है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर देने के अलावा उसके फंक्शंस को भी कैरी आउट करती है।
वो चीज है सेल। इसने डिस्कवर करा सेल जैसी कोई चीज है, और जो नाम है ना, ही कॉइन्ड द टर्म सेल। सेल नाम भी इसी ने दिया, डिस्कवरी भी इसकी, नाम देना कि जो चीज मेरे को आकार दे रहा है, मेरे फंक्शंस को अंदर से कैरी आउट करवा रहा है, वो चीज सेल नाम से जानी जाएगी। ये कंट्रीब्यूशन किसका था? ये कंट्रीब्यूशन था रॉबर्ट हुक का। ठीक है, अब बगल में साइड में एक बंदे का नाम और लिखा हुआ है। इन भाई साहब का क्या कंट्रीब्यूशन था, इसको भी जान लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा नाम है इसका। इसका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। अब ऐसी चीजें आप कहोगे यूपीएससी वगैरह भी या स्टेट पीएससी में आती हैं। देखो दोस्तों, कोई भरोसा नहीं है किसी भी एग्जाम का। आपको जब वेरियस इंस्टीट्यूट्स या यूट्यूब पे बताया जाता है कि इस डायरेक्शन में पढ़ो, ये चीज़ आती है, एंशियंट को छोड़ दो, आर्ट एंड कल्चर को छोड़ दो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। मेरा ये मानना है आप भी इस चीज़ को बिल्कुल गांठ बांध लो। अगर आपके हाथ में कोई बुक है, वर्ड टू वर्ड, कवर टू कवर आप उसे पढ़ा करो, प्रोवाइडेड कि आप एक अच्छी बुक पढ़ रहे हो। ये नहीं कि कोई भी बुक आप उठा कर ले अपनी मर्जी से, या फिर एक ही सब्जेक्ट के ऊपर आप मल्टीपल बुक्स पढ़ रहे हो। मल्टीपल बुक्स हमें रेफर करनी होती है, लेकिन पढ़ना और रेफरेंस में फर्क होता है। जैसे हमने बेस किसको बनाया जनरल साइंस के लिए? पीएमएफआईएस की इस एनवायरमेंट वाली बुक को, जनरल साइंस की बुक को। एडिशनल वैल्यू इनपुट्स अगर मैं आपको लखमीर सिंह मंजीत कौर से या फिर एनसीईआरटी से या तमिलनाडु से दूंगा, तो वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए होगा कि एडिशनल फैक्ट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन जो इधर नहीं है और वो हमारे काम की है, तो उधर से खींच कर लेकर आकर हम यहां पर उसको पुट कर देंगे। लेकिन जिसमें सब कुछ लिखा जाएगा, जिसके साइड में स्टिकी नोट्स बनाए जाएंगे, या जिसके बेसिस पर A4 शीट पर आप नोट्स को कंपाइल करोगे, वो प्राइमरी सोर्स यही रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं, बिकॉज किसी भी एग्जाम का जो प्रीलिम्स स्टेज होती है, इट इज अ स्टेज ऑफ एलिमिनेशन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उनको हम लोगों को रोकना होता है कि हम मेंस ना लिख सकें, बिकॉज सीटें लिमिटेड होती हैं इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद फाइनल कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो करके आप सब कुछ जाओ, आपको एज ही मिलेगी, उसमें आपका कोई नुकसान नहीं है। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक ये पहला ऐसा पर्सन था, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ऑब्जर्व करा और डिस्क्राइब करा एक लाइव सेल को। इसने माइक्रोस्कोप से प्रॉपर तरीके से देखा था कि एक सेल है वो मूव कर रहा है। इसने उसको ऑब्जर्व करा और उस सेल को ऑब्जर्वेशन के बाद बिल्कुल सामने रखते हुए उसको डिस्क्राइब करा था। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आज के बाद पूछा जाए क्या ये टर्म इसने दी थी सेल? नहीं, वो रॉबर्ट हुक ने दी थी। ठीक है, या सेल को सबसे पहली बार डिस्क्राइब किसने करा था? वो भी रॉबर्ट हुक ने करा था। इसने लेकिन जिंदा सेल को आंखों देखा, अपने सामने से देखा था, और जिंदा ही सेल को डिस्क्राइब करा था उसी दिन। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे बढ़ूं? ठीक है, इजी है यहां तक? अब देखो, अलग अलग तरीके के ना दोस्तों ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके अंदर कितने सेल्स हैं। जैसा अभी मैं लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको बता रहा था, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक ही सेल से बने हैं, लेकिन जानवरों का शरीर, प्लांट का शरीर, मानव शरीर, क्या हमारे अंदर एक सेल है? नहीं, हमारे अंदर मल्टीपल सेल है। तो विज्ञान के क्षेत्र में इसके लिए दो नाम यूज करे जाते हैं। सिंपल है, जो ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ही बात हो रही है यहाँ पर, चाहे वो एक सेल से बने हो चाहे अनगिनत सेल से बने हो, जो एक सेल से बने हैं उसको विज्ञान के सब्जेक्ट में कहा जाता है यूनिसेल्युलर। जो अनगिनत मल्टीपल सेल से बने हुए हैं उनको कहा जाता है मल्टी सेल्युलर। ठीक है, यूनि मतलब एक, सेल्युलर मतलब उसके अंदर सेल है, एक सेल है, मल्टी मतलब मैनी, ठीक है, अनगिनत, और सेल्युलर मतलब सेल, तो मल्टीपल सेल। ओके, तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल, एक होते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। यूनि का मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू वन। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं
डेट आर कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सेल ओनली, एक ही सेल है उनके अंदर। इसके एग्जाम्पल क्या है, 9th क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है, ये 4 नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। एक है एमीबा, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी आप ऐसा मान लो कि हमारी शुरुआत हो रही है ABCD सीखने की। लाइनें पढ़ना, पैराग्राफ पढ़ना, वो हम बाद में सीखेंगे, वो एडवांस लेवल में। इनके बारे में फर्दर चैप्टर्स में बहुत डिटेल में डिस्कशंस होंगी, लेकिन पहले आपको रूबरू करवाया जा रहा है कि ये होता क्या है, इसके नाम सीखो, इसके नाम पढ़ना सीखो। इस प्रकार से बहुत सिस्टमैटिक वे में ये वाली बुक लिखी गई है। एमीबा, दूसरा नाम है क्लैमिडोमोनास, ठीक है, क्लैमिडोमोनास। तीसरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है पैरामीशियम, इसको पैरामोशियम भी आप कह सकते हो। और चौथा है बैक्टीरिया। इनमें से आप एमीबा और बैक्टीरिया के बारे में तो जानते होंगे, ये 2 नाम आपके लिए नए होंगे, पैरामीशियम एंड क्लैमिडोमोनास। ये चारों के चारों एमीबा, क्लैमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया, इनका स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये एक ही सेल से बने हुए हैं और इनके बॉडीली फंक्शंस, एमीबा का बॉडीली फंक्शन, क्लैमिडोमोनास का बॉडीली फंक्शन, पैरामीशियम का बॉडीली फंक्शन और बैक्टीरिया का बॉडीली फंक्शन, उनके शरीर के अंदर एक ही सेल कैरी आउट करता है सारे फंक्शंस को, लाइफ प्रोसेसेस को, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी का मतलब होता है मैनी, कोई नंबर नहीं है उसका, कितना भी हो सकता है। तो वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, विच आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 सेल, उसको दोस्तों हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। अब इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले तो इसके अंदर आ जाते हैं, इन्होंने मेन नाम ही नहीं लिखा, ह्यूमंस, ठीक है। फिर नंबर 1 ह्यूमंस हो गए, इंसान, जानवर। फिर आ जाता है आपका पेड़ पौधे, प्लांट्स, ठीक है। और एक ध्यान से आप एक बात सुनना, इसमें लिखा हुआ है, ये चाहते तो फंगाई लिख सकते थे, फंगस लिख सकते थे कि ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, लेकिन राइटर ने यहां पर क्या लिखा हुआ है, सम फंगाई, सम फंगाई। अब इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, जो फंगाई है ना, जैसे अगर मैं एक बोलूंगा ना, फंगाई एक प्लूरल टर्म है, यानी कि फंगाई अपने आप में, हम मल्टीपल फंगस की बात कर रहे हैं। अगर एक होता है तो उसको हम बोलते हैं फंगस, मल्टीपल होता है तो हम उसको बोलते हैं फंगाई, ठीक है। एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मशरूम को जानते हो, मशरूम खाते हैं, वो एक प्रकार से एक फंगस है। सिंपल, अभी इतना समझ जाओ, धीरे धीरे करके हम अपना लेवल अप करेंगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो मैं वहां पर आपको बात बता रहा था कि मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के जब राइटर ने एग्जाम्पल दिया हमें, तो हमें बताया उसने ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, लेकिन उसने ऐसा क्यों लिखा, उसने वहां पर ऐसा क्यों लिखा, सम फंगाई, सिंपली लिख देता वो फंगस या फंगाई। इसके पीछे एक रीजन है दोस्तों, जो फंगस है ज्यादातर 99% केसेस में, 90% केसेस में, मोस्ट ऑफ द फंगाई आर, इसको लिख लेना इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट ऑफ द फंगाई आर मल्टी सेल्यूलर। ज्यादातर फंगाई मल्टी सेल्यूलर होते हैं, बट सम फंगाई आर
यूनिसेलुलर, सम फंगाई यूनिसेलुलर। इसका एक एग्जाम्पल क्या बनेगा? यीस्ट। हम डालते हैं ना यीस्ट को, बेकर्स यूज करते हैं बेकरी में, खमीर उठाने के लिए, फ्लफी बनाने के लिए किसी भी चीज को। छोले भटूरे जब बनते हैं तो भटूरे में डाला जाता है, केक बनता है तो ब्रेड में कभी कभार यूज करा जाता है ना। यीस्ट जो है वो एक ऐसा फंगस है जो कि यूनिसेलुलर है, ठीक है। वर्ल्ड में बेहतरीन एग्जांपल है यूनिसेलुलर फंगाई का यीस्ट। ज्यादातर लेकिन फंगाई होते हैं मल्टी सेलुलर। दो कैटेगरी आप जान गए फंगाई की, एक तो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, ठीक है। एक होते हैं दोस्तों, इसको मिटा दो, लिख लिया। एक होते हैं दोस्तों, फंगाई में कैटेगरी होती है यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर के अलावा एक कैटेगरी होती है डायमॉर्फिक। ठीक है, डायमॉर्फिक। आराम से लिखूंगा, आराम से लेक्चर को लेकर चलेंगे। मैं समझ सकता हूं सब्जेक्ट की टेक्निकलिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं आपको। डायमॉर्फिक, क्या मतलब होता है शब्द का डायमॉर्फिक का? अब देख रहे हो जो मैं आपसे कह रहा था ना कि एडिशनल बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो बुक में गिवन नहीं है। अब इंपॉर्टेंट है, आप सम फंगाई को पढ़ के निकल जाते, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता ऑल फंगाई आर मल्टी सेलुलर, आप ध्यान नहीं देते, गलत ऑप्शन मार्क कराते वहां पर जाकर। होता कि नहीं होता? तो अभी हमने क्या सीखा, कुछ फंगाई, ज्यादातर फंगाई मल्टी सेलुलर है, लेकिन जो कुछ है वो यूनिसेलुलर है। उसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? यीस्ट। अब डायमॉर्फिक क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये फंगस में। कुछ फंगाई, कुछ फंगस एक, फंगाई मतलब प्लूरल, कुछ फंगाई ऐसे होते हैं, ध्यान से लिखना, सम फंगाई change their structure, some fungi change their structure from unicellular to multicellular। कुछ फंगाई के पास एक क्षमता होती है कि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेते हैं, एक सेल के होते हैं, जैसे यीस्ट है, लेकिन यीस्ट डायमॉर्फिक नहीं है। लेट मी टेल यू, यीस्ट डायमॉर्फिक नहीं है, लेकिन उनके अंदर एक क्षमता है कि जैसे यीस्ट है अभी तक यूनिसेलुलर है, वो मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसका कुछ रीजन भी तो होता होगा। तो फंगाई के, डायमॉर्फिक फंगाई के ऐसा करने के पीछे एक रीजन होता है, और वो रीजन है दोस्तों चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। पीएमएफआईएस के एनवायरनमेंट में फाउंडेशन कोर्स में मैंने आपको एक बात बताई थी ना, कुछ स्पीशीज जो होते हैं अपना व्यवहार चेंज कर लेते हैं जब उनको एनवायरमेंटल स्ट्रेस फील होता है। हर किसी की ये पहचान है, और जो उस एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, दे डाई आउट। डाई आउट मैकेनिज्म पढ़ा था ना हमने पीएमएफआईएस के अंदर गिवन है। कुछ ऐसे ही है इनके साथ कि दे चेंज देयर स्ट्रक्चर फ्रॉम यूनिसेलुलर, एक सेल के होते हैं, मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। रीजन क्या है उसके पीछे? उसके पीछे रीजन है एनवायरमेंट की कंडीशन जैसी चेंज हो जाती है तो अपने आप को वो उसके अनुसार, पर्यावरण के हालातों के अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं। और ढाल कैसे लेते हैं? एक सेल से मल्टीपल सेल्स उनके अंदर आ जाते हैं। कैसे वर्क करता है, क्या प्रोसेस वर्क करता है, ये हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम यहां पर यूपीएससी के एग्जाम निकालने के लिए बैठे हैं। दूसरे कैंडिडेट से हमारे पास थोड़ी सी ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एज होना चाहिए। हमें साइंटिस्ट नहीं बनना है, ओके। ऐसे तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते चले जाओ तो सिर्फ वही पढ़ते चले जाओगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लोग कब से डिकोड कर रहे हैं, आज भी उसकी साइट्स मिलती रहती हैं।
अगर उस चैप्टर को हम बहुत सोचे ना कि सबसे बेहतरीन मैं ही प्रिपेयर करके जाऊंगा, तो वो भी नहीं हो पाएगा कभी 10 साल में, तो उतने में तो अटेम्प्ट भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, एक सेल थ्योरी आई थी कि कुछ ग्रुप ऑफ लोगों ने दी थी, वो फाइनली आज जो हमारे सामने सेल थ्योरी है, उस सेल थ्योरी में तब उस टाइम पर साइंटिस्टों के बीच में बहुत एक तू मैं थी, एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन था कि कुछ बोलते थे ऐसा होना चाहिए सेल का स्ट्रक्चर, कुछ वैसा होना चाहिए, सेल का फंक्शन ये होता है, कुछ यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर। वो सारी डिस्कशंस को कंपाइल करने के बाद आज हम एक कॉमन पॉइंट पे बैठे हुए हैं और उसके अनुमान पर, मतलब उसके थ्योरी के बेसिस पर हमारे सामने कुछ फैक्ट्स हैं। उनमें से एक बेहतरीन फैक्ट ये है, जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, एक अंडा है, जैसे मुर्गी का अंडा है, मुर्गी के अंडे से एक छोटा सा चूजा निकलेगा बाहर। वो चूजे के शरीर के अंदर, जैसे अभी वो चूजा ही है, मुर्गी नहीं बना है, चूजा ही है, पैदा हुआ है, फर्स्ट डे उसका। उस चूजे के शरीर के अंदर जो सेल्स हैं, आप उसको क्या कहोगे, यूनिसेल्युलर के मल्टी सेल्युलर? मल्टी सेल्युलर, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, मल्टी सेल्युलर। ठीक है, लेकिन दोस्तों सेल थ्योरी के अंदर हमें एक यूनिक चीज ये बताई जाती है, जब भी कोई एक फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जब दो कीटाणुओं का मिलन होता है, ठीक है, और जब अंडा बनता है, सबसे पहले वो एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है सेल का। कहने का मतलब यह है वो एक सिंगल सेल है, 100 बातों की एक बात। जब उसमें से बिलियंस ऑफ सेल मिलकर एक शरीर का उत्पादन करेंगे, वो उस शरीर के अंदर मल्टीपल सेल्स जागरूक हो जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, 100 बातों की एक बात, कॉमन पॉइंट पे ले आता हूं मैं इस डिस्कशन को। किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के अंदर बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल का जब उत्पादन होता है, उनका उत्पादन भी एक सिंगल कॉमन पॉइंट से होता है। यूनिवर्स की थ्योरी जानते हो ना, शुरू में सिर्फ एक छोटी सी डॉट थी एटम की, बिग बैंग थ्योरी यही बोलती है ना, एक छोटी सी डॉट थी, उसी से ये पूरा का पूरा बूम करके सब कुछ बना, सारे ग्रह, सारे सितारे, सारे जो भी है। और वो इतनी जोर की बात है कि आज भी यूनिवर्स हमारा एक्सपेंड करता चला जा रहा है, राइट? सब कुछ बना है कॉमन पॉइंट से। सिमिलरली जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ये बताने जा रहा हूं कि जब बिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर किसी एक शरीर का उत्पादन करेंगे, वो तो एक मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म या उसका ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तो कहलाएगा ही। लेकिन दोस्तों जानने वाली बात यह है, बिलियंस ऑफ सेल्स का भी उत्पादन एक ही सेल से होता है। अब जैसे हम डायमॉर्फिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो अभी हम पढ़ रहे थे, डायमॉर्फिक फंगाई के बारे में, उसमें भी तो यही है ना कि अगर वो अपने स्ट्रक्चर को यूनिसेल्युलर से मल्टी सेल्युलर अगर बना रहे हैं, उसका उत्पादन तो एक कॉमन सेल से ही होकर जा रहा है ना। हमारे माता पिता के कीटाणुओं ने जब मिलन करके हमें अपनी माता की कोख में लाया होगा, कोई एक सेल पहले तो रिस्पॉन्सिबल रहा होगा ना उसके पीछे, कोई एक। फिर जैसे जैसे शरीर हमारा बनता चला गया, बिलियंस ऑफ सेल्स से हम लोग बने हुए हैं। क्लियर है ये वाली बात? अब ये जो चीज है ना यहां पर लिखी हुई है, जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताई, एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स, अनगिनत करोड़ों अरबों खरबों अगर उसके अंदर सेल्स हैं, इट ऑल्सो बिगिंस लाइफ एज अ सिंगल सेल। जैसे एक फर्टिलाइज्ड अंडा, जैसे एक फर्टिलाइज्ड अंडा, उस अंडे के अंदर, उस अंडे के अंदर, या फिर जब वो अंडा बन रहा होगा, बनने वाला होगा, उसका पहला दिन होगा,
जो कि ऑब्जर्वेबल भी नहीं होगा। रिप्रोडक्शन करते हुए कोई जो कपल्स हैं दे आर गेटिंग इंटीमेटेड, और उस टाइम पर क्या किसी फीमेल को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है क्या, नाउ आई एम प्रेग्नेंट? नहीं ना। वो फर्टिलाइज एग जो होता है, मतलब जो वॉर्म में जो आपके क्रिएचर आता है लेडीज़ के, फीमेल्स के, धीरे धीरे करके शरीर में कुछ प्रक्रिया होती है, तभी तो उससे पता लगता है ना। जब पहला अंडा बनने जा रहा है, हम यहाँ पर मुर्गी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने आपको मुर्गी चूजे का एग्जांपल दिया था, तो उस फर्टिलाइज्ड एग के पीछे शुरू में उस अंडे को बनाने के पीछे एक सेल रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। अंडा बन रहा है, अंदर चूजा बड़ा हो रहा है, उसके बिलियंस ऑफ सेल्स के अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन उसके रूट को अगर हम देखें, उसके ओरिजिन को देखें, तो उससे एक थ्योरी ये निकल कर आती है, एक फैक्ट ये निकल कर आता है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल ओनली। क्लियर है? उसका एग्जांपल क्या है? फर्टिलाइज एग। कोई डाउट, कोई दिक्कत? आगे बढ़ूं? सेल थ्योरी, ठीक है, सिर्फ ये और करवाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन देख लेना आप लोग, है ना। क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लेंगे हम हर लेक्चर के बाद। एक लेक्चर और बना लिया करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस को डिस्कस करा करेंगे उस पर्टिकुलर लेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। सेल थ्योरी। अब जब सेल के टर्म की बात हुई, ऑब्जर्वेशन की बात हुई, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट कुक, तो और भी साइंटिस्टों के बीच में कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा होगा, तू मैं चली होगी। दुनिया के साइंटिस्टों को चाहिए थी कॉमन सेल की थ्योरी, कि भाई चाहे जानवरों के शरीर की बात हो, मानव शरीर की बात हो, प्लांट्स की बात हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात हो, हमें कोई एक चीज बताओ, सेल थ्योरी या सेल का फंडा वर्क कैसे करता है, राइट। कोई भी जानना चाहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट तो किसी को भी पसंद नहीं है ना। तो इस मतलब इस पैराग्राफ में हम लोग ये जानेंगे कि सेल थ्योरी के अंदर शुरू में क्या प्रक्रिया हुई, और आज जो हमारे सामने कंटेम्प्रेरी टाइम में, आज जब हम बैठ के 1 मार्च 2025 में वाली बात करें, तो सेल थ्योरी किस प्रकार से है, कैसे साइंटिस्टों ने उसे माना है, सही और गलत, ठीक है। ध्यान से समझना, इजी है। 1838 की बात है, ईयर्स पर फोकस करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। सुन लिया एक बार के लिए, बुक में से उड़ा दो इसको, फ्लूइड लगा देना इसके ऊपर, कोई नीड नहीं है इसकी, ठीक है। 1838 में क्या होता है, एक जर्मन बॉटनिस्ट होता है जिसका नाम होता है मैटियास श्लिडन। बॉटनिस्ट कौन होते हैं? जो प्लांट्स की स्टडी करते हैं। जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं। इनफैक्ट जूलॉजी की जो फील्ड है वो ह्यूमन एंसेस्ट्री के ऊपर भी जाती है, एक कॉमन पॉइंट के आधार पर कि हम सब लोग जो है बंदर से आए हुए लोग हैं, बंदर के शरीर से इवॉल्व हुए लोग हैं। लेकिन जूलॉजी इज द स्टडी ऑफ एनिमल्स, बॉटनी इज द स्टडी ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा की जहां तक बात आती है, दैट इज द वर्क ऑफ बॉटनिस्ट, ठीक है। एंड फौना की जहां तक बात आती है, दैट इज द वर्क ऑफ जूलॉजिस्ट। क्यों बता रहा हूं ये वाली बात मैं, दोनों के बारे में, बॉटनिस्ट और जूलॉजी के बीच में फर्क। एक जो पर्सन है वो बॉटनिस्ट है जर्मनी का, एक जो पर्सन यूके, इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन का जो बनता था वो जूलॉजिस्ट था। पहले बात करते हैं जर्मनी वाले बंदे की, जो बॉटनिस्ट था जिसका नाम था मैटियास श्लिडन। उसने ऑब्जर्व करा, क्योंकि बॉटनिस्ट था तो प्लांट्स की रिलेटेड ही बात करेगा अपनी इर्द गिर्द। उसने ऑब्जर्व करा सारे के सारे प्लांट्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसने भी ऑब्जर्व कर लिया, तो अब आपकी डाउट वाली बात खत्म हो गई ना, जो मैं आपसे पूछ रहा था लेक्चर की स्टार्टिंग में, कि दुनिया के सारे पेड़ पौधे क्या सेल से बने हुए हैं क्या, है ना, सारे ही बने हैं, पेड़ भी पौधे भी। तो इसने क्या बोला मैटियास श्लिडन ने, इसने प्लांट्स के ऊपर वर्क करा था, एनिमल्स की कोई बात नहीं करी थी, ध्यान से समझना। मैटियास श्लिडन ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स।
अराउंड द सेम टाइम, यानी कि 1838 के आसपास ही, जैसा कि मैं आपको बता रहा था ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 1838 के आसपास ही ब्रिटेन का एक जूलॉजिस्ट था जिसका नाम था थियोडोर श्वान। एक बार के लिए याद कर लोगे, टेस्ट दे दोगे तो दिमाग में बस जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। थियोडोर श्वान, उसने फाउंड करा। अब ये कौन था? ये जूलॉजिस्ट था, तो एनिमल सेल के बारे में बात करेगा, राइट। इसने ये देखा, इसने लेबोरेटरी कंडीशंस में ना कुछ एनिमल्स के सेल्स को ऑब्जर्व करा। ऑब्जर्वेशन के बाद इसने ये देखा कि एनिमल के सेल्स के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, आप एक पर्दे की तरह या छलनी की तरह या जाली की तरह आप इसको मान लो, जिसके इर्द गिर्द चीजें पास और इन होती हैं। क्या होता है, कैसे वर्क करता है, अभी जरा थम जाओ, लेक्चर चैप्टर आगे बढ़ेगा, समझ में सारी चीजें आने लगेंगी। इसने लेकिन ऑब्जर्व क्या करा, पहले उन चीजों का नाम जान लेते, एक लिस्टिंग जान लेते, है ना। थियोडोर श्वान ने एनिमल सेल्स को जब स्टडी करा लेबोरेटरी कंडीशंस में, इसने फाउंड करा कि एनिमल सेल्स के अंदर, सारे एनिमल सेल्स के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एंड ही नोटेड, ध्यान से देखना, मैथियस श्लेडर ने सिर्फ प्लांट सेल्स को स्टडी करा था, सिर्फ एक कंक्लूजन दी थी, सारे प्लांट्स सेल से बने हुए हैं। थियोडोर श्वान जूलॉजिस्ट था एनिमल सेल्स के अलावा, लेकिन उसने प्लांट सेल्स को भी ऑब्जर्व करा। उसने बोला एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सारे एनिमल सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और उसने ये भी नोट डाउन करा कि जो प्लांट सेल्स हैं दे हैव अ यूनिक सेल वॉल। अब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतनी सी बात का है डैट कि जो प्लांट्स की एनिमल्स की जहां तक बात होती है, वहां पर हम उस दीवार को बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानी जाती है। जो मैं वर्ड बोल रहा हूं अभी आएगा, आगे चलकर सब समझ में आएगा। प्लांट्स के, एनिमल्स के अंदर बोला जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लांट्स के अंदर बोला जाता है सेल वॉल, ठीक है। प्रिसाइज डिफरेंस बाद में बता दूंगा। तो दोनों ने मिलकर यह प्रपोज करा, दोनों लोगों ने मिलकर यह प्रपोज करा दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सेल थ्योरी। और इनका ये जो प्रोपोजिशन था, ठीक है, मैटियस श्लेडन का और थियोडोर श्वान का, इन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन करी अपनी, बीइंग अ बॉटनिस्ट, बीइंग अ जूलॉजिस्ट, प्लांट सेल्स के ऊपर, एनिमल सेल्स के ऊपर, इनकी ऑब्जर्वेशन ही आगे चलकर फ्यूचर में दोस्तों सेल थ्योरी का बेसिस बनती है, जिसकी बेसिस पर सेल थ्योरी आज हमारे सामने है, ठीक है। सेल थ्योरी आगे चलकर वक्त और जमाना बीता और शेप करी गई, और उसके पीछे एक पर्सन ने जिसने इसको फिक्स आकार दे दिया कि दिस इज द फाइनल सेल थ्योरी, ठीक है। उसका नाम था रुडोल्फ वर्को। रुडोल्फ वर्को 1855 में, इसने, ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1855 में इसने सेल थ्योरी को एक्सपेंड करा, जो कि 1838 में, ठीक है, मैटियस श्लेडन और थियोडोर श्वान के द्वारा जो ऑब्जर्वेशंस दी गई थी, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को आगे लेकर जाकर इसने कुछ भी नकारा नहीं। याद रखना, सारी बातें डिटेल में समझना, दिमाग में बिठा लो, अपनी मर्जी से कोई असम्पशन नहीं बनानी है। अगर नकारा होता कुछ बातों को तो लिख देता राइटर, यहां पर नकारा नहीं हो, गलत नहीं बोला, उन्हीं की बातों को ले लिया और अपनी बातों को भी एक्स्ट्रा पुट फॉरवर्ड करा, ओके। expanded this theory which was originally proposed by मैटियस श्लेडन या थियोडोर श्वान, लेकिन उन्होंने सेल थ्योरी नहीं बोला था उस चीज को। सेल थ्योरी होता है कि आप हर सेल के बारे में एक प्रिसाइज थ्योरी दे रहे हो, एक थ्योरी दे रहे हो, और वो हर कंडीशन के अंदर, हर जमाने के अंदर वर्क करेगी, ओके। तो रुडोल्फ वर्को ने एक्सपेंड करा उस थ्योरी को, जो कि, या उस ऑब्जर्वेशंस को, उन प्रोपोजिशंस को विच वाज गिवन बाय मैटियस श्लेडन एंड थियोडोर श्वान, बाय स्टेटिंग दैट, एक बात इसने बोली कि कोई भी न्यू सेल्स जो होते हैं, नए नए सेल्स जो बनते हैं, दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली।
दे कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। जो और प्री एग्जिस्टिंग का मतलब यहां पर क्या है, विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट, which are already present in the body of a particular organism, which are already present in the body of particular organism। क्लियर हुआ? जैसे इसको प्रूव कर लेते हैं एक मिनट के लिए। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। मेरे अंदर खून की कमी हो रही है, मान लो डॉक्टर ने बोला दीपांक आप ना चुकंदर का जूस पियो, गाजर का जूस पियो, अनार खाओ, ठीक है, खून की मात्रा आपके अंदर बढ़ेगी। कुछ हफ्तों के बाद मैं डॉक्टर के पास गया, उसने बोला अब खून की मात्रा आपकी बॉडी के अंदर सही है। तो यानी कि जो WBC, RBC जो ये बने हैं, ये भी तो सेल है ना, नाम तो यही होता है ना, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। इसलिए मैं नॉर्मल एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। चुकंदर खाने के बाद, गाजर खाने के बाद, अनार खाने के बाद, अनार का जूस पीने के बाद जो मेरे अंदर खून की मात्रा बढ़ गई, तो वो सेल मल्टीप्लाई हो गए, यानी कि खून के सेल्स बढ़ गए, WBC RBC बढ़ गए। वो बढ़े कैसे? ऑलरेडी शरीर में कुछ तो खून होगा ना, है ना? सोच रही अंजलि बैठ के, अच्छा होगा शरीर के अंदर कुछ तो खून होगा ना ऑलरेडी पहले। आप समझ गए कि ऑल सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ओनली। फाइनल बात करते हैं, सेल थ्योरी को वाइंड अप करते हैं। टुडे सेल थ्योरी स्टेट्स दैट, आज के समय में सेल थ्योरी क्या बोलती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। सेल्स भी ना प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी से जब बॉडीली फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं ना, वो भी कुछ कुछ प्रोडक्ट्स रिलीज आउट करते हैं अपने अंदर से, ठीक है। जैसे मैं बताता हूं, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है वो हमारी बॉडी एक्चुअली परफॉर्म कर रही है। आप बोल देते हो उसको बॉडी, लेकिन क्या है, जब आपके अंदर न्यूट्रिशन गया, उस न्यूट्रिशन की एनर्जी को निचोड़ लिया शरीर ने, जहां यूज करना था वेस्ट प्रोडक्ट निकाल दिया। अब इसको अगर मैं गहराई से जाके माइक्रो लेवल से समझूं तो एक्चुअली क्या है, जितने सेल्स ने न्यूट्रिशन मेरी बॉडी को दे दिया और जो वेस्ट बन गया, हर एक सेल उसको निकाल रहा है। दैट इज वाई हमें दिन में अर्ज होती है 1-2 बार टू गो फॉर यूरिनेशन और एक्सक्रीशन। सिंपल। शरीर तो ढांचा दिख रहा है ना, लेकिन ये एक एक चीज, एक एक स्किन, हर एक चीज, पेट से लेकर आंख तक, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक, सब कुछ सेल ही है ना। क्लियर है? तो आज की कंटेम्पररी जो सेल थ्योरी है वो हमें क्या बोलती है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। कोई डिस्प्यूट वाली बात है इसके अंदर? कोई ऐसी बात जिसको आप रिलेट ना कर सको? नहीं ना। दूसरी चीज जो रुडोल्फ वर्को ने बोली थी, वो वाली बात भी आज मान्य है, उसकी इंपॉर्टेंस है, महत्वता है, आज भी कायम है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। खून वाली बात याद रखना, खून की कमी वाली बात है ना, चुकंदर का जूस, अनार के दाने, गाजर खाना। क्लियर? अब जब आप इस प्रकार की क्वेश्चन, मतलब इस प्रकार की डिस्कशन को देखने के बाद, ठीक है, पढ़ लिया आपने, याद कर लिया। अब मैंने 2026 के फाउंडेशन कोर्स को और ऑर्गेनाइज कैसे बना रखा है कि पहले हमने इस डिस्कशन को आज जितनी करनी थी, हमारा लेक्चर था, ये मेरा टारगेट था कि सेल थ्योरी तक मैंने कवर करवाना है। ओके। अब यहां से जिस प्रकार से आप क्वेश्चन देखो, सॉल्व ये आपको इंस्टाग्राम पे करना है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेस्ट को वहां पर जाके सॉल्व करो, और हर एक टेस्ट की वीडियो डिस्कशंस भी आपको जो है वो फाउंडेशन कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। लेक्चर्स यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो जाएंगे।
सारे के सारे नहीं करवा पाऊंगा, कुछ लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे मैं इसलिए डालता हूँ ताकि आपको पता लग सके हाउ आई एम टीचिंग इन फाउंडेशन कोर्स। काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि आप हर एक सीरीज स्टार्ट कर देते हो फिर बीच में रोक देते हो। फाउंडेशन कोर्स में सब कुछ चल रहा है, फाउंडेशन कोर्स में सब कुछ खत्म भी हो चुका है। यूट्यूब लेक्चर्स आर जस्ट मेंट फॉर ट्रायल कि हाउ आई एम टीचिंग इन फाउंडेशन कोर्स। और हर एक सब्जेक्ट के 50% तो लेक्चर्स में डालते ही हूँ यूट्यूब पे, ताकि कोई लोग जो मुझसे कहते हैं ना डेमो दे दो, 50% लेक्चर जो होते हैं हर एक सीरीज के 100 लेक्चर्स मोर देन इनफ होते हैं आपको आइडिया लगाने के लिए कि आपका मेंटर पढ़ा कैसे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, जैसे मैंने सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन डाला, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज, ठीक है ऐसा क्वेश्चन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज, ये वाला क्वेश्चन। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ इज नोन एज, फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज। देख रहे हो पहली लाइन से ही 4 तरह के क्वेश्चन हमारे बन गए। उसके बाद जैसे अब ये देखो, हम जो बात कर रहे थे ना, काफी लोगों को डाउट था, जैसे आपको डाउट था, मैंने जब आपसे पूछा आपको कंफ्यूज करने के लिए, जब मैंने आपको बोला कि क्या सारे लोग जो हैं वो उससे बने होते हैं, सारे प्लांट जो हैं, हर तरीके का जो प्लांट होता है क्या वो सेल से बना होता है, तो आप सोचने लग गए थे। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन कभी किसी एग्जाम में आ जाए, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, एनिमल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, तो आपको यहां पर डाउट हो सकता है अगर किसी ने जनरल साइंस बिल्कुल भी नहीं पढ़ी और एग्जाम में कूद गया बस वो, राइट। फिर अगर आप ये कुछ तरीके के क्वेश्चन जैसे ये देखो, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कवर सेल, हु कॉइन्ड द टर्म सेल, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व अ लाइव सेल, हु वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्क्राइब अ लाइव सेल। तो कोई भी क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, ठीक है। अब जैसे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी फंगाई के बारे में, है ना, तो इसके ऊपर पहले जैसे एक ये क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड एज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। प्लांट्स यूनिसेल्युलर है ईशा, थप्पड़ मारो अपने आपके, ठीक है। एनिमल्स, यीस्ट, लेकिन इस बुक के अंदर तो गिवन ही नहीं है, इन लेक्चर्स के थ्रू आपको मैंने बताया, ठीक है। फिर ऐसे एक और ये क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन देखो, जैसे डायमॉर्फिक फंगाई कैन चेंज फ्रॉम यूनिसेल्युलर टू मल्टीसेल्युलर स्टेट डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट। सही है कि गलत है? सही है, लेकिन ये बुक में तो गिवन नहीं, आप कैसे बता पा रहे हो? बोलो दीपांग दुबे के थ्रू, ठीक है। यीस्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डायमॉर्फिक फंगाई। डायमॉर्फिक फंगाई नहीं होता यीस्ट, मैंने आपको बताया था, वो एक यूनिसेल्युलर ही है, ठीक है। उसके बाद जैसे वो एग वाला जो हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी ना, उसके ऊपर क्वेश्चन देखो, एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स आल्सो बिगिन लाइफ एज अ सिंगल सेल, है ना। फिर मैंने क्या दिया है कि स्टेटमेंट, द फर्टिलाइज्ड एग इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक जो अंडा है गौरव वो चूजे में बदल जाएगा आगे चलकर, बट इट बिगिंस लाइफ एज यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर। कभी ना कभी उसने जो जिंदगी शुरू करी है वो यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर की तरह शुरू करी है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, जैसे इस लेक्चर से आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो वो मैंने सारे के सारे यहां पर डाल दिए हैं। लास्ट क्वेश्चन जैसे ये सेल थ्योरी के ऊपर मैंने डाला, कंटेम्पररी सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स। कंटेम्पररी सेल थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 2 ही पॉइंट पढ़े ना आपने, ठीक है, ये चीज। तो इन वीडियो डिस्कशंस को आप अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। दीज लेक्चर्स आर पार्ट ऑफ आवर कॉम्प्रीहेंसिव प्लान फॉर यूपीएससी 2026 फाउंडेशन कोर्स, ठीक है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। कॉन्टैक्ट मुझे कैसे करना है, कुछ नंबर्स जो हैं व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप मुझे वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और एक डिटेल्ड लेक्चर मैं यूपीएससी 2026 के फाउंडेशन कोर्स के ऊपर बना दूंगा यूट्यूब पर, जिससे आपको पूरा प्लान स्ट्रक्चर जो है 15 महीने का 2026 में जब मई में जाके एग्जाम होगा तो आपको पता लग जाए, ठीक है। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।